This is the second class on this topic, indecent representation of women, प्रोहिबिशन एक्ट 1986। और कल की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 का हाफ पार्ट किया था, एंड वी हैव डन आई बिलीव कि 4 एंड देन 5 को स्किप किया था, 6 किया था हमने, देन वी डिड 8 एंड देन वी डिड 9, आई बिलीव 9 किया था। अब हम जो बाकी के जो रिमेनिंग प्रोविजंस है उसको आज कवर करते हैं इसमें। अब क्योंकि कल 4th किया था, केवल हम लोगों ने कल क्या 3, 4 के साथ में 6 पढ़ा था, है ना। लेकिन अब हमने पढ़ना है 4 के साथ एक्सेप्शन, जो 4 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको समझना है। तो सेक्शन 4 से हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास को फिर से, ताकि उसको पूरे कंप्लीट तरीके से समझा जा सके। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 3, section 4, then section 6, and thereafter if I recollect it 8 इतना तो किया ही था। अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 4 को हम लोगों ने, ठीक है। सो टू स्टार्ट विद आई गो टू दिस सेक्शन 4 and you please see this section 4. Where is section 4? Come on, this is section 4. Please see this, be punishment, ठीक है। मुझे लगा कुछ मुझसे कह रहे हैं, चलिए सब प्लीज गो टू द बोर्ड। दिस इज सेक्शन 4, वी हैव रेड इट yesterday as well, but again, prohibition of publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women, and this is the direct language. No person shall produce or cause to be produced, sell, let to hire, distribute, circulate, send by post। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, it is completely prohibited, otherwise it shall be an offense under section 6, which is bailable and cognizable as per section 8, ठीक। क्या क्या नहीं करेगा? नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, सर्कुलेट, सेंड बाय पोस्ट, लेट ऑन हायर एटसेट्रा सच काइंड ऑफ मटेरियल। कैसा मटेरियल? वेदर इट इज ए बुक, पैम्फलेट हो, स्लाइड हो, फिल्म हो, राइटिंग हो, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, एनीथिंग, जो भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। सच का तो मैं बुक्स एंड एटसेट्रा बोलूंगा, बुक्स, पैम्फलेट्स, फिल्म्स, एटसेट्रा, शॉर्ट करने के लिए सभी शब्दों को बोलना बार बार नेसेसरी नहीं है। तो सच काइंड ऑफ बुक्स, फिल्म्स और पैम्फलेट्स एटसेट्रा शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, should not be caused to be produced, should not be sold, should not be let on hire, circulated, sent by post। ये सब नहीं होना चाहिए, otherwise it will be an offense under section 6। what is the offense or nature of the offense? offense will be bailable and cognizable as per section 8। ये हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, किस प्रकार की बुक्स थी? इस प्रकार की बुक्स थी which contains indecent representation of women। और indecent representation हमने कहाँ किया था? सेक्शन 2 के C में हमने समझा था, जिससे क्या होता हो, ऐसा डिपिक्शन किस चीज का? 4 बातें बताई थी मैंने आपको, है ना। ऐसा डिपिक्शन वुमेन की फिगर का, वुमेन के रूप का, उसकी बॉडी का, उसके बॉडी के किसी पार्ट का, जो कि कैसा हो, विच इज इंडिसेंट, डेरोगेटरी और डेनिग्रेटिंग, अपमानजनक, निंदनीय या अशिष्ट हो महिला के लिए, या जिससे पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स इंजर होती हो, डिप्रेव होता हो, करप्ट होती हो, उस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन, डिपिक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। तो सच काइंड ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और फिल्म, एनी, दैट इज व्हाट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया सेक्शन 3 में, और बाकी के बुक्स के प्रोडक्शन, सेलिंग, हायरिंग पर किया गया सेक्शन 4 को, इनको ऑफेंस बना दिया गया सेक्शन 6 में पनिशमेंट देकर के इसका। लेकिन इसका अगर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, लेटर पार्ट पढ़ेंगे आप सेक्शन 4 का, तो देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दैट इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजो। और यहीं से आपका प्रीलिम से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दैट। तो सेक्शन 4 का जो प्रोविजो है,
ये हमने समझना है अच्छे तरीके से। सेक्शन 4 को मैं पहले भी कल बार समझा चुका हूं, तो उसको केवल मैंने केवल उतना ही समझाया है जितना कि अगले पार्ट को समझने के लिए जरूरत है इस समय। चलिए साहब पढ़िए इसको। प्रोवाइडेड दैट, इसमें आप पढ़ेंगे यहां पर ए, बी एंड देन यू विल रीड ऑल्सो सी पार्ट। क्या क्या है इसको ढंग से समझते हैं। ए में क्या है, एनी बुक, पैम्फलेट एटसेट्रा, फिल्म एटसेट्रा, वही इनके लिए है। नथिंग इन दिस बुक, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी बुक, फिल्म एटसेट्रा। क्या, कैसी, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर पब्लिक गुड। समझे आप? अब ये समझिए कि अगर ये प्रूव हो जाए कि ऐसी बुक, सच बुक, ऐसी बुक, पैम्फलेट एटसेट्रा का इसका जो पब्लिकेशन है दैट इज जस्टिफाइड फॉर द पब्लिक गुड, वो लोक कल्याण के लिए जस्टिफाइड है। इट इज जस्टिफाइड फॉर व्हाट, द पब्लिक गुड। और किस पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस। अब इनको याद कर लीजिए, यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये क्या, इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। इसको मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूं, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आया इसको। देखिए, जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्याय उचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। अब इसको मैं समझाता हूं, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब बुक कैसी है इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। बुक एटसेट्रा, बुक पैम्फलेट, या ये सब जो एक ही बार में वही शब्द है सारे, ये वही मटेरियल सारा। These are the books, these are the pamphlets, etc., which are containing the matter which is indecent to the woman. No doubt for that. ये जो वही बुक्स हैं जिनके लिए सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को हम लोगों ने इनेक्ट किया है। इट मीन्स दे आर कंटेनिंग द इंडिसेंट मैटर, बट द publication of these shall not be considered to be an offense। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में even the publication of such books या films etc shall not be considered to be an offense, because यहां पे क्या लिखा है, nothing in this section apply to, और इस सेक्शन में क्या लिखा है, इस सेक्शन में है offense। तो जो ऑफेंस क्रिएटिंग जो प्रोविजंस हैं वो इन बुक्स पर लागू नहीं होंगे। कब लागू नहीं होंगे, व्हेन दीज आर द इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, जब वो साइंस के इंटरेस्ट में हो, हित में हो। लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न को बोलते हैं लोक कल्याण, सर्वसाधारण संबंधी। अच्छा, सर्वसाधारण संबंधी विषयों के अगर हित में है ऐसी बुक्स कि हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इट इज जस्टिफाइड फॉर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड को बोलते हैं हिंदी में लोक कल्याण के लिए। तो ये जो पुस्तक है ये लोक कल्याण के लिए है। कैसे लोक कल्याण है, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस। ये साइंस के इंटरेस्ट में है, विज्ञान के हित में है, इसीलिए लोक कल्याण के हित में है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब मान लीजिए किसी बायोलॉजी की बुक में आप जस्टिफाई कर सकती हैं, बायोलॉजी की बुक में अगर कोई पिक्चर ऐसी है जिसमें वुमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनको दर्शाया गया है ना, आप अपनी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वैसी बुक्स को इसमें यहाँ पर अब उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अदरवाइज जो
आपके जो कैरिकुलम की बुक्स हैं उनका पब्लिकेशन ही ऑफेंस हो जाएगा अपने आप में। उसी तरीके से सभी बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग, ये सब। और इसीलिए देखो, इसीलिए कई बार जब आर्ट यहाँ पर आ गया तो आर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड कुछ भी आप छाप सकते हैं। फिर आप यहाँ पर यहीं पर मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन की सारी गुंजाइश यहीं पर है। कल किसी ने आपने छेड़ा था सब्जेक्ट वो कि सर जैसे एक अब मैं क्या कहूँ उस शख्स को, है ना, मकबूल पेंटर है वो, मकबूल फिजा, आई डोंट नो, मकबूल फिदा हुसैन क्या है वो, बड़ा ही अजीब छिचला किस्म का इंसान था, कहते हैं बहुत अच्छा पेंटर था, लेकिन उसको यही समझ नहीं थी कि कम से कम कहाँ पर हमारा जो ब्रश है वो रुक जाना चाहिए। फिदा हुसैन है ना, हाँ, सबसे घटिया इंसान मुझे लगा वो। उसको यही नहीं पता कि एक कलाकार का जो पहला काम होता है, नो, यू शुड नॉट हर्ट समवन। वो इतने गंदे पिक्स बना रहा है, तो वो अलग ही बात है, फिर वो यहाँ से वो भाग गया, अलग बात है। तो आर्ट के बेस पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं आपको। तो न्यूडिटी कैन बी जस्टिफाइड इन देयर टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट। तो मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूं, हमने बहुत टेक्निकली लोगों को पढ़ना होता है, मैं जैसे पढ़ाता हूं मैं, तो आप लोगों ने क्या रखना है, इन शब्दों को याद रखना है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट ए बुक कंटेन्स इनडिसेंट पिक्चराइजेशन ऑफ द वुमेन, बट इट कैन नॉट बी एन ऑफेंस इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो आप इन ऑप्शंस को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। When it is in the interest of science 1, literature 2, art 3, learning 4 और other objects of general concern 5। ये 5 आपके मुझे पॉइंट दिए गए, इनके हित में, इनके बेस पर कि ये बुक इनके हित में है, इसलिए आप द पब्लिकेशन ऑफ दैट बुक, पब्लिकेशन ऑफ बुक of that book is proved to be justified। जस्टिफाई कर दें आप इसको, अभी बोलो हाँ या ना, कर लेंगे आप। या फिर विच इज कैप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेस, ये है सेकंड ग्राउंड, क्योंकि यहां पे शब्द क्या, और, या तो उसको धार्मिक कारणों की वजह से, विच इज कैप्ट और यूज फॉर बोनाफाइड और रिलीजियस पर्पजेस। तो जहां धर्म आ जाता है वहीं सारी बातें फिर पीछे चली जाती हैं। धार्मिक उसमें आप किसी के पिक्चराइजेशन आप ऐसा देख सकते हैं, किसी भी उसमें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो आप खुजराहो के मंदिरों में देख सकते हैं ऐसा, है ना। और भी बहुत सारे जो पहले जो आर्ट लिटरेचर की बात करते हैं आप, है ना, लिटरेचर में आप देख सकते हैं एक वात्सायन का है शायद वो रिटर्न, कामसूत्र की रचना की थी उन्होंने, है ना, तो वो देख सकते हैं आप। तो ये सभी क्या है, लिटरेचर के रूप में आप जस्टिफाइड हो सकते हैं। रिलीजियस पर्पजेस के लिए अगर जस्टिफाइड किया सकता है उसको, तो यहाँ सभी से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, कब ऑफेंस होगा और कब ऑफेंस नहीं होगा, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। तो आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया हूँ इसको अच्छे तरीके से। हाँ ना, बताइए जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। अब आ जाइए बी पर। अब एनी रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको हिंदी के शब्द लेने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में भी आए। एनी रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं इसको, ऐसा कोई रूपण। सो तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4, provisions of section 4 shall also not apply on any representation। तो पहले क्या एग्जाम्पशन था, पहले किसको एग्जाम्प्ट किया गया था, बुक्स को किया गया था। इनको बुक्स को, पैम्फलेट को, पेपर, ड्राइंग, पेंटिंग, स्लाइड, इन सबको एग्जाम्प्ट किया गया ए क्लॉज में। बी क्लॉज में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन, रूपण, किसी भी प्रकार का रूपण, मैंने प्रेजेंट करना किसी चीज को, कैसा हो, दिस स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड और पेंटेड, कोई भी ऐसा रूपण कैसा हो,
अब हिंदी में कर लीजिए, तक्षित, उत्कीर्ण, एनग्रेव्ड, पेंटेड, रंग चित्रित। हिंदी मीडियम वाले समझ लें अपने आप भैया। तो स्कल्पचर्ड हो गया, मूर्ति में ढालना उसको, एनग्रेव्ड हो गया, उस पर एनग्रेव करना, पेंटिंग करना, या अदरवाइज किसी अन्य तरीके से। ठीक, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कैसी हो, ऑन और इन एनी एंशियंट मोनूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट है, ये है आपका रेड कलर में एक्ट का नाम, एंशियंट मोनूमेंट एक्ट कह लीजिए इसको, 1958 का। इस एक्ट के अंतर्गत यदि किसी स्मारक को एंशियंट मोनूमेंट कहा गया है और उस एंशियंट मोनूमेंट पर कोई रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है, एनग्रेव्ड हो, कोई पेंटिंग इस प्रकार की हो, कोई मूर्ति यहाँ पर इस तरीके से गढ़ी गई हो, तो उसको भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। और मेरे ख्याल से इसमें जो है एमपी में क्या नाम लिया था मैंने अभी, जो वहाँ के मंदिर हैं, अभी मैंने अभी नाम लिया था, अभी जस्ट स्लिप हुआ, हाँ खजुराहो। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी जो वहाँ पर जो जो आउटर उस पर जो वॉल पर जिस तरीके से जो जो वहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं, वहाँ वो जो मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं, जिस मुद्रा में बनाई हैं वो, तो वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड हो सकती है उस तरीके से। अब उनका फोटोग्राफ्स लेते हैं, है ना, अब उनको पब्लिश करते हैं, तो उन सबको यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, और वो फिर ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगी। शर्त यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, ए और बी से बनेगा। ए में क्या क्या है, बुक्स, फिल्म्स, पैम्फलेट, ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब हो गया। बी कैटेगरी में है रिप्रेजेंटेशन, तो ए बी से क्वेश्चन बन जाएगा, पी फॉर फिल्म, यहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बनेगा आपका, कि वो कौन से मोन्यूमेंट है, किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं आप। तो जो एंशियंट मोन्यूमेंट की कैटेगरी में आता हो, एक्ट के नाम से क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट, कौन से एक्ट के अंतर्गत। तो इस एक्ट का नाम प्रभु याद कर लीजिए, हिंट बना लीजिए, एंशियंट ए मोन्यूमेंट, एम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, AMASR, AMASR, अमासर एक्ट 1958, अमासर 1958 के एक्ट के अंतर्गत, जिसको एंशियंट मोन्यूमेंट के मीनिंग में माना गया है, एनी एंशियंट मोन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। तो आई बिलीव अब आप उसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये है क्या। और एनी टेम्पल और एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वेयंस ऑफ द आइडल्स और कैप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पजेस। यहाँ पर टेम्पल भी है, देखो इसमें सेकंड कैटेगरी आ गई टेम्पल की। टेम्पल एंशियंट मोन्यूमेंट थे ही थे, एंशियंट मोन्यूमेंट थे पहले कैटेगरी में, फिर ये टेम्पल हुआ, और एनी कार यूज फॉर कन्वेयंस ऑफ द आइडल्स और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पजेस। तो ये कार जो है, इसको हिंदी में लेट मी चेक इट, कार को भी इन्होंने किसी मंदिर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहन के उपयोग में लिए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे गए उपयोग लेने वाले किसी रथ पर, कार का मतलब यह रथ से है ना, समझिए आप ये। तो ये भी होगा टेम्पल और रथ, कार यूज लिखा है इन्होंने, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन शायद उतना अच्छा नहीं हुआ। तो कार उस पर्पस है जब मूर्तियों को लाने ले जाने के लिए उसी पे पेंटिंग कर रखी हो, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर कोई पेंटिंग उसी पे कार पे कर रखी है, रथ पे कर रखी है, टेम्पल्स पे कर रखी है, उन सबको प्रोटेक्शन यहाँ मिला है। तो एनी रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पर होगी ऐसे समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑन एंशियंट मोन्यूमेंट्स। अब मैं समराइज कर रहा हूँ उसको, पढ़ के आपको शायद समराइज करके ज़्यादा समझ में आए। तो एक हुआ हमारा एंशियंट मोन्यूमेंट, एक, दूसरा हुआ टेम्पल, और तीसरा हुआ कार सॉरी इनको प्रोटेक्शन मिला है आपका सेक्शन 4 के प्रोविजो में। बोलो हाँ या ना कर लेंगे आप, प्लीज लेट मी नो अगर बात समझ में आ गई हो तो आपको ये।
तो इसको मैं ऐसा बात करता हूं, इसको ज़्यादा समझाना हो, अच्छी तरीके से समझाना होगा। सेक्शन 3 प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट, सेक्शन 4 प्रोडक्शन सेल डॉट 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 ऑफ बुक्स डॉट 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 को प्रोहिबिट करती है, बट exceptionally number 1, if such books or this are are in interest of science, art, literature, learning और otherwise general, ये नोट्स बन गए आपके एक तरीके से, आप इसको शॉर्ट कर पाएंगे, जनरल कंसर्न इनके बेस पर इट इज जस्टिफाइड फॉर पब्लिक गुड। ये हुआ पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन हुआ आपका ये एनी रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पर, एंशियंट, समझ पा रहे हैं आप, एंशियंट मोनूमेंट, मैं बोल भी रहा हूं तो समझ पा रहे हैं, लिखा क्या होगा, मोनूमेंट। नंबर 2 टेम्पल, नंबर 3 कार, ठीक है। और अब आएगा आपके सामने, आपके नजरे इनायत थर्ड एक्सेप्शन, वो है फिल्म से संबंधित। तो ये है कंप्लीट पिक्चर आपके सामने। सेक्शन 3 एंड 4 में आपके हो गए ऑफेंसेस। सेक्शन 4 की जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोटेक्ट इन सब पर प्रोहिबिट करता है, ऑफेंस क्रिएट करता है, वो यहां पर अप्लाई नहीं होंगे इन केस ऑफ दीज थ्री एक्सेप्शंस। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। तो फिल्म क्या देख लेते हैं, फिल्म में क्या खास बात है, फिल्म, एनी फिल्म in respect of which provisions of part 2 of the Cinematograph Act will be applicable। तो ऐसी फिल्म जहां पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट अप्लाई हो जाएगा, उसका सेकंड पार्ट अप्लाई होगा, उस फिल्म पर भी नहीं। तो टेम्पल, कार, फिल्म, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, आसार, क्या नाम बताया था मैंने आपको, अमासर एक्ट 1958, इन 4-5 वर्ड्स को अपने जहन में बैठा लीजिए, आपके फिल्म से क्वेश्चंस हो जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और मेंस में भी कैसे होगा देखिए, मेंस में सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उसके मीनिंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो सेक्शन 2C से आप मीनिंग उठाएंगे, और फिर आएगा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पे ऑफेंस को डिफाइन करके समझाइए विद एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 4 में जो एक्सेप्शंस है वो समझाने पड़ेंगे आपको। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से मेन से क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें बेयर एक्ट के प्रोविजंस को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यही आपके प्रीलिम्स में काम आएंगे और यही आपके मेंस में भी काम आ जाएंगे, ठीक है साहब। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर। तो सेक्शन 4 इज ओवर राइट नाउ मेरे, अब मैंने पूरा कर दिया इसको। 4 ऑफेंस एंड देन 3 कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस। चलिए, नहीं है कोई सवाल यहां पर। अब आ जाइए सेक्शन 5 पावर टू एंटर एंड सर्च P4 प्रीलिम्स। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैडम अनीता कि विच सेक्शन डील्स विद द पावर टू एंटर एंड सर्च, क्या है देखिए, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उन नियमों के अधीन रहते हुए जैसा कि प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। एनी गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, कौन सा, ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट P4 प्रीलिम्स। तो कौन सा गजेटेड ऑफिसर है ये, हु इज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। मे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड, तो यहां पर ध्यान रखना एंटर एंड सर्च हो जाएगा। एक बात मैं इसको बताता हूं है क्या ये, पहले आप इतना हाईलाइट कीजिए, एंटर एंड सर्च, फिर आप करेंगे सीज, और फिर आप करेंगे लास्ट में
एग्जामिन एनी रिकॉर्ड। सो ये इस ऑफिसर की, गजेटेड ऑफिसर जो है ये, इसकी कौन कौन सी पावर्स हैं यहाँ के बारे में बात होगी। तो मैं अलग से लिखना शुरू कर देता हूँ। ये सेक्शन 5 के नोट्स बनाता हूँ आपके सामने हाथ के हाथ। सेक्शन 5 हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 5 में बात कर रहे हैं एनी गजेटेड ऑफिसर। किसका है ये? कौन है ये? ही इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किस चीज के लिए ऑथराइज है? नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 2 ए बी सी के रूप में करते हैं, ए बी और सी आएगा इसमें इस तरीके से। ये पावर्स हैं, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन सी पावर्स हैं समझ लेते हैं इसको। देखिए, he may enter and search, he may enter and search at all reasonable times with such assistance if any, as he considers necessary any place, किसी प्लेस में। तो ये जो गजेटेड ऑफिसर है राज्य सरकार द्वारा जिसको ऑथोराइज्ड किया गया है, ऐसा राजपत्रित अधिकारी, ऐसा गजेटेड ऑफिसर who is authorized by the state government. तो in this case if he is so authorized then what he can do? He can enter and search. तो ये दो पावर मिल गई इसको, entering and searching any place, किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश करने की शक्ति है उसके पास, उसको सर्च करने की पावर है। कैसे? विद ऑल सच असिस्टेंस, जैसे उसको सहायता मिले उसको लेकर, यानी फोर्स लेकर के। कहां पर? in which he has reason to believe that offense under this act has been committed, has been or is being committed। तो इस यानी कि सेक्शन 3 और 4 के जो ऑफेंसेस हैं, अगर उसको ये लगता है कि इस जगह पर, अच्छा कौन साहब? राज मल्होत्रा किसके पति हैं? मैडम शेट्टी के। कहां पर? बंगला नंबर ये। चलो जी, गजेटेड ऑफिसर authorized by state government, enter, search। यहां पर क्या है? या तो has been committed, या तो यहां पर वो अपराध हुआ है 3 और 4 वाला, या is being committed, या यहां पर वो अपराध हो रहा है। तो ऐसे स्थान पर प्रवेश करने का, एंटर करने का एंड सर्च करने का उसको पावर किसके पास है? यहां पर होगा। Who has the power to enter and search into the premises where the offenses under section 3 or 4 has been committed or is being committed? Who is the officer? Any gazetted officer authorized by the state government। कर लेंगे आप? नहीं बताइए, हाँ है ना? ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा? आपको कैच क्या मिलेगा? यहां पर जो शब्द मिल रहा है आपको भैया, वो मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट है ये, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। सही है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको ऑथोराइज किया गया है। ऑथोराइज करने के बाद में क्या पावर मिली है उसको? ही कैन एंटर एंड सर्च। दो शब्द हैं अलग अलग, उनको ऐसे हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, ये एंटर मीन्स प्रवेश करना, एंड सेकेंडली प्रवेश करेगा क्या? सर्च कर सकता है। कब करेगा? नेक्स्ट पॉइंट, एट ऑल रीजनेबल टाइम्स। टाइमिंग्स का ध्यान करना पड़ेगा, एट ऑल रीजनेबल टाइम्स। तो देयर आर 3 पॉइंट्स, एंटर, सर्च, रीजनेबल टाइम्स। कैसी असिस्टेंस चाहिए उसको? विद ऑल सच असिस्टेंस एज ही कंसिडर्स नेसेसरी, जैसे कि उसको आवश्यक लगे। कहाँ एंटर करेगा, सर्च करेगा? एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर। कौन से स्थान पर? इन विच, जहां पर क्या? ही हैज रीजन टू बिलीव, ग्राउंड्स हैं उसका, आधार है ऐसा विश्वास करने का। क्या? दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कौन से ऑफेंस होते हैं इसके अंतर्गत? सेक्शन 3 में होते हैं, सेक्शन 4 में होते हैं। हैज बीन कमिटेड और इज बीइंग कमिटेड। अब बोलो, ये बात समझ में आई नहीं? अब मैंने आपको पहले पढ़ा, फिर समझाया, फिर दोबारा पढ़ा, उसको ब्रेक करके राउंड कर करके बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया। हु कैन एंटर? स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड गजेटेड ऑफिसर।
where he will enter, where section offenses under this act has been committed or being committed. क्या करेगा? He, what are the powers? Entering and searching. Whether he can get the assistance? Yes, he can get such assistance as is required by him. At what time he can enter? At all reasonable times he can enter. युक्त युक्त समय पर घुस सकता है इसमें. बोलो है ना. अब क्या रह गया इसमें? नाउ कम टू द सेकंड. दिस इज द नेक्स्ट पावर. क्या बोला समर्थ जी ने? समर्थ गंडोत्रम, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन तुम पूछोगे. ये पहले से पूछ रहे हैं कि कौन सा रीजनल टाइम. अब तुम मुझे बताओ क्या रीजनल टाइम होता है. यू लेट मी नो. गैस करो. अच्छा गैस करो ना समर्थ कि ये कितना बड़ा यक्ष प्रश्न है जो रीजनल टाइम्स को हमें समझना होगा. रात को 12 बजे किसी घर में घुसोगे, 1 बजे घुसोगे, ये रीजनेबल है? कम ऑन आंसर मी. मैं जानना चाहता हूँ. हाँ है ना. सुबह के 9-10 बजे घुसोगे, 11 बजे दिन में घुसोगे तो रीजनेबल है नहीं है? तो ऐसा तुम क्या पूछना चाहते हो? हाँ भैया एक कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो, है ना. रीजनल मतलब रीजनेबल. आपको जिस समय कोई आकर उठा दे, नॉक कर दे, आपके मन में आएगा यार कोई टाइम है उठाने का, बस वो अनरीजनेबल है. सिंपल सी बात है. सही है. और इट विल बी डिटरमिन्ड कि किस प्रकार का ऑफेंस है, किस लेवल का ऑफेंस है, वो सब देखा जाएगा रीजनेबल है या नहीं है. इसलिए उन्होंने शब्द लिखा है रीजनेबल. तो मैं इंटरेक्टिव होने की बात करता हूँ, लेकिन मन में घर घुमड़ता जब प्रश्न आए तो उसके आगे भी रीजनेबल है. रीजनेबल क्वेश्चन भी रीजनेबल होना चाहिए. अब ये समझाना कि रीजनेबल टाइम क्या होगा, वेरी ऑब्वियस बात है. जिस समय आप समझे कि आपके घर में कोई आ रहा है, यार ये कोई आने टाइम, मेहमान भी आ जाता है, आप क्या कहेंगे यार ये भी कोई टाइम है आने का, बस वही टाइम अनरीजनेबल है. वेरी सिंपल. समझ आ रही है बात? तो थोड़ा फ्लो में टूटता है. अच्छे आंसर क्वेश्चन आए समझ में आती है बात. चलिए साहब इसको समझिए. नेक्स्ट पावर क्या है उसकी? दिस इज सेकंड पावर. अब पढ़िए इसको अच्छे तरीके से. सीज. व्हाट सीज? इन सबको सीज करने की पावर, जिनका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं, वही बात है. दिस में बी एन एडवर्टाइजमेंट, दिस में बी एनी बुक, ए पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आएगा कि विच इज द पावर, विच आर द पावर्स और विच आर नॉट द पावर्स. तो पावर कौन कौन सी आई थी? अभी आई थी, पहले आई थी एंट्री की, एंटर एंड सर्च. सेकेंड पावर क्या रही है? सीज. पावर टू सीज आ गई अभी ये. तो ये पावर है ये कि थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर सामने आएगा आपके इस तरीके से. यहां से क्वेश्चन आएंगे. नाउ ही कैन ऑल्सो सीज बिकॉज व्हाट इज द फन. फिर फायदा क्या हुआ सर्च करने का? सर अच्छा हाँ ठीक है सब यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं. तो इट इज वेरी नेचुरल दैट ही विल बी गिवन दिस पावर ऑल्सो, दैट ही कैन सीज सच ऑब्जेक्शनेबल फिल्म्स, राइटिंग्स, व्हाटएवर. और कौन सी है? जिसके बारे में ये हो, टेक्निकली कहते हैं इसे, which has regarding which he has reason to believe that it contravenes any of the provisions of this act. तो ऐसी बुक्स, ऐसी पैम्फलेट्स, ऐसे फिल्म्स, स्लाइड्स एटसेट्रा जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर सकते हैं, ऐसे सभी मैटर को वो सीज भी कर सकता है. कौन? ही इज द गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट. बाकी मैं पढ़ता हूँ चलिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है उतना, पढ़ता हूँ फिर भी. चलिए सी पर आ जाइए. चलिए पहले हाँ थर्ड पर आइए. सी तो हो गया, ये बी तो हो चुका, अब आएगा सी. इसमें क्या है? ठीक, ये है नेक्स्ट पावर. दिस इज व्हाट? एग्जामिन. एग्जामिन को हिंदी में बोलते हैं, आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में भी. एग्जामिन का मतलब है परीक्षा कर सकेगा. एग्जामिन परीक्षा. एनी रिकॉर्ड, any register, any document, any other material object found in any place mentioned in clause A and seize the same. कोई भी रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, कोई भी पदार्थ जो वहां पर मिलता है उसको वो सीज कर सकता है एग्जामिन करने के बाद में. और कौन सा? कब कब? if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act. तो थर्ड जो आपकी यहाँ पर उसको पावर मिलेगी, आपको यहाँ मिल रही है आपकी
एग्जामिन एंड सीज, दिस इज व्हाट, यहां पर सीजर क्या था, बी में क्या था, डोंट गेट कंफ्यूज। यहां पर ऑब्जेक्शनेबल यहां पर वो चीजें थी जो ऑब्जेक्शनेबल थी, जो बी में सीज करने की पावर मिली है वो उन एडवर्टाइजमेंट बुक्स, यहां से बी और सी में देखो, सी में क्या पावर मिली है आपको, एग्जामिन एंड सीज, एग्जामिन एंड सीज की पावर मिली है। किनको सीज कर रहे हैं सी में, उन रजिस्टर्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को या उन अदर मटेरियल्स को जिनसे कि इसके बारे में उसको लगता है कि इसके बारे में एविडेंस मिल सकता है कि यहां पर जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो ऑफेंस हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई एविडेंस मिल सकता है। तो बहुत टेक्निकल अगर किसी एग्जामिनर ने बनाया क्वेश्चन तो ध्यान रखना, यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। इसको मैं फिर फोकस करके समझा रहा हूं, देखो यहां पर बी में जो पावर है, ये इसको दोबारा पढ़ो ढंग से रहा, क्योंकि 2 बार सीज कर रहे हैं वो, इसको अब फिर बताना समझ में आया नहीं आया। ही हैज पावर टू सीज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट, एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, ये सब कौन से हैं ये, विच कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेट, यानी कि ये ऑफेंडिंग मटेरियल हो गया, ऑफेंडिंग मटेरियल मैटर कर लीजिए इसमें, जिसमें इनडिसेंट मैटर जो कंटेंट है वो है। तो ये मान लीजिए ये वो बुक है, इसमें इनडिसेंट पिक्चर्स हैं, पॉर्नोग्राफी है, ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो ये चीज कहां पर हो रहा है, ये बी में हो रहा है ये, फाइन। अब मान लीजिए मैं वो ऑफिसर हूं, मैं गया, अच्छा भाई ठीक है, ये क्या है, अच्छा ये वो रजिस्टर है जहां पे ये लिखा हुआ है कि इतने इतने जो है अरशान के स्टूडियो में गए हैं, इतने शिवम के स्टूडियो में गए हैं, ये सारे जो है ग्राहक हैं, सही है। अब ये कौन सा रजिस्टर हो गया, ये इंडिसेंट मैटर वाला रजिस्टर नहीं हुआ, या कैमरा है, ब्रश है, पब्लिकेशन के कोई कुछ भी ऐसे टूल्स हैं, वो सब चीजें हो गई। वो उनकी सीजर की बात कर रहे हैं कि उनको एग्जामिन कर सकता एनी रिकॉर्ड, कोई वहां पे कोई रिकॉर्ड हो इस संबंध में, कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट हो जो कि उस जगह पाया जाता है जहां पर वो सर्च कर रहे हैं, देन ही हैज पावर टू सीज द सेम। सिर्फ ये है, कब सीज करेगा, व्हेन ही हिमसेल्फ इज कन्विंस्ड दैट ही हैज रीजन टू बिलीव दैट सच रिकॉर्ड, सच डॉक्यूमेंट, सच मैटर may furnish evidence of the commission of an offense under this act। इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध जो हुए हैं उनके लिए वो साक्ष्य का काम कर सकता है, फिर वो उन अदर मैटर्स को भी सीज कर सकता है। तो 2 सीजर हुए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपने नोट्स के रूप में, यहां पर बी और यहां पर सी। तो यहां पर है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट और यहां पर है अदर मैटर, अदर रिकॉर्ड और मैटर। तो आई बिलीव आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से, और बी और सी में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं बबुआ, अगर मैं ये पूछ लूं कि निवेदिता पवार इज एन ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिसर, शी सर्व्स ए प्रीमाइस वेयर शी फाइंड्स ए रजिस्टर, शी फाइंड्स ए डॉक्यूमेंट which she considers may furnish an evidence with regard to the offense under this act। तो under what section, under what provision she has power to seize the same, कौन से धारा उपधारा के अंतर्गत वो सीज कर सकती है उसको। तो अब मुझे बताइए, अगर आपने समझ में आया हो तो, बहुत टेक्निकल था ये समझाना, आई बिलीव कि आप समझ पा रहे होंगे। आप ये कितने लोगों को बात समझ में आई है मेरी, ये भी था ना टेक्निकल, ये है ना, इसका डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पर जरा, प्रोवाइडेड दैट, इसको पढ़िए रहा, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू ए प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट ए वारंट एंड पी फॉर प्लिम्स। भैया यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा कि नाउ अगर प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस है ना, यानी कि
ये ऐसा घर है जहां पर लोग मानव अधिवास में, यानी कि आपका घर ड्वेलिंग हाउस में जहां मानव रहता है, इंसान रहता है, हमारा तुम्हारा घर। वो प्राइवेट का मतलब पब्लिक वो नहीं है, पब्लिक बिल्डिंग नहीं है ये, इसका मतलब है। तो प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, यहां पर एंट्री तभी होगी जब व्हेन यू हैव ए वारंट विद यू। तो विदाउट वारंट देयर कैन बी नो एंट्री इनटू दिस। सो इन दिस केस, अगर जो सम्माननीय केस हुआ है, आप समझ सकते हैं, मुंबई की बात कर रहा हूं, कैसी फिल्म, कौन साहब को पकड़ा गया, वो शायद अभी भी अंदर ही है ना। तो इनके उसमें अगर प्रीमाइस में अगर ये सब एंट्री करनी है, एंटर करना है, सर्च करना है, ऑथोराइज है, सही है। लेकिन अगर ऐसे जगह करना है, अगर कोई प्रोफेशनल बिल्डिंग है ना, कोई स्टूडियो टाइप है, वहां की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के घर में घुसना है आपको, तब आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। तो बी वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर इन दीज वर्ड्स। प्लीज सी द वर्ड्स क्या है, कहां पर घुसने की बात कर रहे हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं आपके लिए, देखिए वो शायद आपके मन मस्तिष्क पे ज्यादा, लो हिंदी में भी यही है, प्राइवेट निवास गृह, ठीक। सो कहां पर एंट्री बात कर रहे हैं, विच इज प्राइवेट, व्यक्तिगत, ड्वेलिंग हाउस, निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जा सकेगा, सही है। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट फिल्म का क्वेश्चन कि वेदर, इसमें देखिए उसमें क्वेश्चन कैसे बना देंगे आपसे, वो कहेंगे कि सो एंड सो ऑफिसर intends to search the private dwelling house, or full stop, it is possible, option A with warrant only, without warrant as well, depends, discretion, इस तरीके से। तो दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए वारंट, पी फॉर फिल्म्स। तो बताइए ये पॉइंट समझ में आया सबको, है ना, बताइए। अब इसको देखिए नेक्स्ट प्रोविजन देखिए आप, प्रोवाइडेड फर्दर दैट power of seizure may be exercised in respect of any document, article or thing which contains such advertisement, including its contents, if any of such document, article or thing of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated, if the by reason of its being engrossed or otherwise from such document without affecting its integrity। ये उसको डील करता है। अब मैं समझाता हूं आपको क्या है। एक ऐसी सिचुएशन है कि कोई डॉक्यूमेंट हो, आर्टिकल हो, यानी कि प्रोडक्ट हो, कोई भी मैटर हो या कोई वस्तु हो, इसको देखिए इन तीन शब्दों को। देयर इज ए डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग, कोई भी दस्तावेज, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, ठीक। कैसी है ये, विच कंटेन्स सच एडवर्टाइजमेंट, ठीक। तो ये कह रहे हैं ये जो है पावर ऑफ सीजर कैन बी एक्सरसाइज्ड, पावर ऑफ सीजर में बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल और थिंग। किसी भी इसमें किसी भी दस्तावेज को आप सीज कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को, किसी वस्तु को, किसको, जिसमें वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट है, वो ऐसा कंटेंट है। कब, अगर ऐसी स्थिति है कि उस पर जो एडवर्टाइजमेंट है, जो कंटेंट है, वो इस तरीके से एम्प्रोज्ड है कि उसको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी, यूटिलिटी और सेल्युबल वैल्यू देयरऑफ। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट उस पर है, लेकिन इस तरीके से है कि उसको वहां से हटा नहीं सकते, तो आप एग्जैक्टली उस पूरी की पूरी प्रोडक्ट को सीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बात समझ आ रही है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कोई आप में से सजेस्ट कर सकते हो तो मुझे बताइए, वरना मैं भी सोचता हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम्पल दूँ आपको समझाने के लिए इसको। एक सेकंड, एनी वन ऑफ यू,
एक सेकंड, मैं भी सोचता हूँ। जैसे आप एग्जांपल मान के चलिए कि आपने कोई एक ऐसा व्हीकल पर ही पेंटिंग इस प्रकार से कराई है ना, और उस पर कोई ऑब्जेक्शनेबल आपने एडवर्टाइजमेंट आपने उसको एम्ब्रोस कर दिया, उस पर अंकित कर दिया उस पर उस तरीके से, ठीक है, कवर ऑफ ए मैच बॉक्स, हाँ ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब इसमें देखिए कोई कार हो गई या मैच, तो उसको आपने केवल एडवर्टाइजमेंट को आप करेंगे या पूरी की पूरी कार को आप सीज करेंगे, आप उस वस्तु को करेंगे आप। ये एग्जांपल मैंने बताया आपको एक, ये आपने घर की पेंटिंग की वॉल की पेंटिंग पर आपने है तो वहीं पर आप ताला लगा देंगे उस पर। कैसे, आप इसको दोबारा पढ़िए, इस संदर्भ में पढ़िए। मीन्स समटाइम्स कि दैट कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम अदर थिंग, जिस पर वो एडवर्टाइजमेंट अंकित किया गया है उस वस्तु से आप उस एडवर्टाइजमेंट को अलग ही नहीं कर सकते। अगर अलग करेंगे तो उसकी इंटीग्रिटी, यूटिलिटी, सेल्युबल वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे? उस आर्टिकल को, उस थिंग की जो जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने एक कार का, ये कार है और कार के एक गेट पर आपने वो एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है, ऑब्जेक्शनेबल जिसे कह सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं होगा कि कार के गेट को लेके जाएंगे वो, क्योंकि अगर उस गेट को आप हटाते हो केवल, तो उससे उसकी यूटिलिटी, सेलेबिलिटी और उसकी इंटीग्रिटी उसको अफेक्ट होती है उससे। आप समझ रहे हैं बात ये? तो ये इनेबलिंग क्लॉज है, ये जो प्रोविजन है ये आपको समर्थ करता है कि आप पूरी की पूरी वस्तु को ही सीज कर पाए आप उसमें, अगर ये सिचुएशन फिट हो रही है उसमें। तो दोबारा देख लीजिए इसको, देखिए, द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सेक्शन, ये हो गया, मे बी एक्सरसाइज्ड, मे बी एक्सरसाइज्ड, इतना पढ़िए आपको समझ में आएगी बात। द पावर ऑफ सीजर मे बी एक्सरसाइज्ड, समझ में आई बात आपको? पावर ऑफ सीजर मे बी एक्सरसाइज्ड किसके संबंध में? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। तो इनकी बात, ये तीन बिंदु आपको मिलेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। तो दीज कैन बी सीज्ड, ये क्या है? दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल और थिंग विच कंटेन एनी एडवर्टाइजमेंट, जिस पर की एडवर्टाइजमेंट अंकित है या जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है? गॉट इट और नॉट? इंक्लूडिंग कंटेंट्स। कब? इसको आप दोबारा समझ लीजिए, यहीं से एडिटिंग टीम भी काउंट कर लेगी, अपना एडिट कर लेगी इसको। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सेक्शन मे बी एक्सरसाइज्ड। जो हमने पावर ऑफ सीजर की बात की है अभी की, पावर ऑफ सीजर एडवर्टाइजमेंट जिस पर है, जो अभी बी और सी में जो बात की है हम लोगों ने, तो ये जो प्रोविजन है, ये सेकंड प्रोविजन है, दिस इज एन इनेबलिंग क्लॉज। इनेबलिंग है कि ये आपको ये परमिट करता है, ये ऑथराइज करता है कि आप किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग, जैसे कि मैडम ने बताया कि कोई प्रिंटेड टी शर्ट हो सकती है ना, उसको भी आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट को आप सीज कर सकते हैं, अगर ये हो कि उससे सेपरेशन नहीं हो सकता हो। अगर एडवर्टाइजमेंट उस पर इस तरीके से एम्बॉज किया गया है कि उससे उस एडवर्टाइजमेंट को आप अलग ही नहीं कर सकते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट को अगर उस प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट या थिंग से आप अलग करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो एक रूपता है, उसकी जो यूज है, यूटिलिटी है, या उसकी जो बिकने की संभावनाएं हैं, वो सारी डिम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अगर पूरी की पूरी प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करना है तो बेटर ये है कि यू कैन सीज द एंटायर डॉक्यूमेंट, यू कैन सीज द एंटायर this document, entire article or entire thing. And very good example is given by Madam Nivita Pawar that it is something like printed on a t-shirt. तो अगर टी शर्ट पे कुछ प्रिंट हुआ है ऑब्जेक्शनेबल, तो आप क्या करेंगे? अब पूरी की पूरी टी शर्ट को ही आप उसको अब सीज कर सकते हैं। दिस इज ऑल। थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि स्लाइड्स थोड़ा सा ऊपर नीचे थी इसमें, तो आई बिलीव कि लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हाँ है ना, बताइए अब ये बस इतनी सी बात है इसमें कि सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे
इन केस ऑफ सर्च और सीजर में अगर इसमें जो करते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विच प्रोविजंस, कि सर्च एंड सीजर में जो जो प्रोविजंस होंगे, तो इन दैट केस सीआरपीसी विल बी एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट। बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। क्लॉज थर्ड पढ़िएगा, वेयर एनी पर्सन सीजेस एनीथिंग अंडर क्लॉज बी और सी ऑफ सबसेक्शन 1 he shall as soon as may be inform the nearest magistrate and take his orders as to the custody thereof। P4 प्रीलिम्स लगाइए, क्या क्वेश्चन आएगा समझाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को किसी भी प्रोडक्ट को सीज करता है, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉलोड बाय हिम, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ही विल हैव टू, जितनी जल्दी हो सकता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को ध्यान रखना, शब्द क्या है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ही विल हैव टू इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड ही विल टेक द ऑर्डर्स, कि इस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का हमने क्या करना है, दिस इज व्हाट अबाउट द कस्टडी के लिए क्या हुआ। तो यहां से पूछेंगे कि ये कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा, संबंधित मजिस्ट्रेट कहलाएगा, या नियरेस्ट होगा। तो की वर्ड हेयर है यहाँ पर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को ये आप इसको इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और उसके ऑर्डर्स लेंगे इस संबंध में। बोलो है ना। सो दिस इज सेक्शन 5, काफी लंबा था और थोड़ा सा हो भी गया बिकॉज ऑफ स्लाइड्स। आज के लिए आपका टेस्ट अपलोडेड है, कल इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी, जो भी सेक्शंस बचे हैं, और मैं पहले से चेक कर लूँगा इस बार कि स्लाइड प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो पूछिए मुझसे भी आप, एनी क्वेश्चन, कम ऑन। प्याली शर्मा, प्याली सेंट्रा मेती, कल लास्ट होगी क्लासेस में, लास्ट भी होगी, और कल आई बिलीव कि हम पोक्सो एक्ट शुरू करेंगे कल। लेखनी साहब पूछ रही है माइनर से कितने एक्ट आएंगे। देखिए 8 माइनर एक्ट्स हैं, नहीं हाँ 8 माइनर एक्ट्स हैं, तो मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। यू कैन नॉट स्किप, एक एक एक्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं भी पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब तो पोक्सो एक्ट आने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लेंदी भी ऐसे कंपेरिजन में वो। तो कल आई बिलीव कि हम लोग इसको आधा घंटे का ये काम रही है, इसको ख़त्म करके फिर देन आई विल स्टार्ट द पोक्सो एक्ट। ओके बाय बाय।